डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवसाय प्रबंध के पेपर में या व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत के पेपर में, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में ये जरूर पूछा जाता है कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। ओके, और ऑब्जेक्टिव अगर कहीं पर आपके लिए क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें भी जो ऑप्शंस हैं वो भी वैज्ञानिक प्रबंध के जरूर होते हैं। और मोस्टली यही पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को किसने डेवलप किया। ओके, ये कौन सी विचारधारा है? तो यहां पर दो शब्द आप बहुत ध्यान से रटिएगा। एक तो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, दूसरी हेनरी फेयोल हैं। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने ये नवीन प्रबंध की विचारधारा के लिए प्रतिपादित किया है। वैज्ञानिक प्रबंध जो देन है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। तो आज मजा आ जाएगा भाई और समझेंगे आप लोग। देखो चैप्टर नंबर 4 है ये, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जिस तरह से कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में ये चैप्टर फिनिश, इसका कहीं से भी आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी सरल हेडिंग्स मैं यहां पर लाऊंगा हर टॉपिक पे कि आपको एक बार में ही रटती हुई चली जाएंगी। तो आइए समझाते हैं भाई। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वह है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। ओके, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। देखो वैज्ञानिक प्रबंध का सीधा सीधा मतलब क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या किसी वैज्ञानिक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की यह है कि प्राचीन काल से ही प्रबंध चला आ रहा है। जैसे जैसे मनुष्य ने होश संभाला है वैसे वैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? अनेक जरूरतों की व्यवस्था करता है। जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। प्रयास करने के साथ साथ में जो ज्यादा जरूरी होती है उनको करता भी है। बस वही चीज उसके क्या है? प्रबंध ही तो कहलाते हैं। किसी जरूरत को पूरा करना क्या है? उसका प्रबंध है। तो ठीक प्राचीन काल से जो पद्धतियां चली आ रही थी, प्रणालियां चली आ रही थी, उनमें बदलाव करके नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नई सोच पर आगे बढ़ना, उद्देश्य क्या है उसी के आधार पर सब कुछ मैनेज करना, क्या कहलाता है? हमारा वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। एग्जाम्पल बताएंगे, बहुत जल्द समझ जाओगे। जैसे प्राचीन समय में जितने भी कल कारखाने थे उनमें क्या होता था कि जो कर्मचारी आ रहे हैं तो वो रजिस्टर पे साइन, आने का टाइम, जाने का टाइम और कितनी देर उन्होंने वर्क किया, वो सारी चीज मेंशन होती थी। लेकिन अब क्या है? अब सब चेंज है। अब कोई भी कर्मचारी अगर किसी कारखाने में जाता है, अंगूठे से उसकी प्रेजेंट लगती है, 1 सेकंड ना इधर ना उधर, और जब निकलता है तब भी लगती है, बीच का जो टाइम है अपने आप मेंशन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रबंध है कौन सा है? वैज्ञानिक प्रबंध है। पहले 50 लोग कार्य कर रहे हैं तो उनकी देखभाल के लिए कम से कम नहीं तो 3-4 लोगों को रखा जाता था। लेकिन आज के समय में वो सारी व्यवस्था खत्म। जगह जगह पर क्या है कि कैमरे लगा दिए गए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। अब आप जब जब निगरानी करना चाहोगे तो एक ही व्यक्ति बैठ करके और 50 लोगों का पूरा निरीक्षण कर सकता है। और वो भी उनके लिए विद प्रूफ के साथ में। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये काम नहीं कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से वह प्रबंध जिसके निश्चित नियम हो, निश्चितता हो, निश्चित कायदे कानून हो, जिसमें वास्तविकता हो, उस तरह का जो प्रबंध है वो हमारा कौन सा कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। अब पेपर में किस तरह से लिखोगे इसके लिए तो खैर पीडीएफ नोट्स पेड क्लास में मिल रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें 9719811101, अभी मौका है, बहुत कम फीस है। ओके, जितनी अच्छी हमारे यहाँ पर तैयारी आपको मिलेगी और व्यवस्थित मिलेगी और जितने अच्छे पीडीएफ नोट्स आपके लिए मिलेंगे उतने शायद जो लोग ले चुके हैं उनको पता होगा आपको इंडिया में इस समय कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो जो लोग जुड़ना चाहें, जिनको विश्वास हो, जुड़ सकते हैं। अब वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में जब पेपर में लिखने का आएगा तो मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए एक पेज, जो पहला पेज है, वैज्ञानिक प्रबंध को ही सरल शब्दों में यहां पर व्यक्त किया है। किस तरह से आप लिखोगे पेपर में? इस तरह से लिखना, वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। वैज्ञानिक का मतलब उन निश्चित नियमों से, सिद्धांतों से, कानूनों से, बारीकियों से, तकनीकियों से है
जिनका वर्तमान समय में उत्पादन के क्षेत्र में और उपभोग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है और उन्हीं के बेस पे जो ज़रूरतें होती हैं उन्हीं की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए ही हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध प्राचीन समय से चली आ रही जो व्यवस्था थी, प्रबंध करने की व्यवस्था थी, उससे बिल्कुल अलग है। वर्तमान समय में पहले जरूरतों का अनुमान लगाया जाता है, उसकी संख्या का अनुमान लगाया जाता है, मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, फिर उस पर होने वाले व्ययों का अनुमान लगाते हुए और व्यवस्था की जाती है तथा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है और इससे लागत कम आती है, उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता अधिक विकसित होती है। इस तरह के प्रबंध को हम कौन सा प्रबंध कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। फिर उदाहरण डाल देंगे, जो अभी हमने उदाहरण यूज किए थे आपके लिए, जैसे प्रेजेंट का किया था और कर्मचारियों के निरीक्षण का किया था, तो यही वाले उदाहरण प्रेजेंट वाले लिख दोगे कि कोई व्यक्ति अब वर्तमान समय में कारखानों में अगर वर्क करता है तो उसकी जो हाजिरी है या प्रेजेंट है वो अब किससे लगती है? बायोमेट्रिक मशीन से लगती है और उसकी जो निगरानी है सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगा करके अब सब जगह हो रही है। आपने देखा होगा, किसी अच्छे बिजनेस में जाइए, सामने लिखा होगा कि इस समय आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। ओके, तो इस तरह से ये वैज्ञानिक प्रबंध है और इसमें जितना भी मैनेजमेंट होता है एकदम 100% सत्यता के साथ होता है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं होती जिसको बदला जा सके। जैसे सीसीटीवी कैमरे के लिए नेट चाहिए तो चाहिए, ओके, इसीलिए जो वैज्ञानिक नियम है वो एकदम तर्क संगत युक्ति पर आधारित होते हैं। तर्क का मतलब होता है कि जिसमें कोई ना कोई कारण और परिणाम दोनों चीजें शामिल हों, उसको हम तर्क युक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध आप समझ गए कि वह प्रबंध जिसको एक निश्चित व्यवस्था के तहत वर्तमान तकनीकियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है, उस प्रबंध को हम कौन सा प्रबंध कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। अब दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है वह है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताओं को लिखते हुए इसके शीर्षक लिखिए। ठीक है, और जब शीर्षक लिखने को आते हैं तो बच्चा चक्कर काट जाता है, क्योंकि जो शीर्षक का मतलब है हेड से, हेड्स का मतलब है ये पैदा कहां से हुआ, उन्हीं के लिए हम कहते हैं, लेकिन बच्चे को शीर्ष जल्दी नहीं लिख मिलते हैं। लेकिन आज के बाद आप वो भी करोगे जो आपने सुनाना होगा 100%। आप बने रहे हमारे साथ। तो पहला होता है नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नवीन तकनीकियों, तकनीकों लिखो, नवीन तकनीकों का प्रयोग। नंबर 2, तर्कपूर्ण व्यवस्था होना। नंबर 3, उद्देश्यों पर पूर्ण रूप से आधारित। अगला चौथा, प्रमाण की आवश्यकता ना होना। नवीन विचारधारा पर आधारित। छठा, भौतिक संसाधनों पूर्ण उपयोग। सातवां लिखेंगे मानवीय श्रम का पूर्ण उपयोग। आठवां लिखेंगे कम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। नौवां लिखेंगे अनावश्यक व्ययों पर रोक। 10वां लिखेंगे
शीघ्र व अच्छे परिणाम। अब आपने देखा कि अगर बुक्स से अगर आप हेडिंग्स बनाते हैं बहुत टफ होंगी, यही हेडिंग्स होंगी, बस लैंग्वेज बहुत टफ होगी। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज को कितना आसान कर दिया गया। और इनके बारे में जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें 3-3 4-4 लाइनें हैं। और यहाँ पर जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो लोग इनको सुनेंगे और वैसा ही एग्जाम में लिख देंगे। ओके, पहला है नवीन तकनीकों का प्रयोग। इसके बारे में लिखना है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें पुरानी घिसी पिटी तकनीकों के स्थान पे नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो तकनीकी प्रबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग, विद्युत चालित मशीनों का प्रयोग, तो इस तरह से पहले हेडिंग हो जाती है। दूसरा, तर्कपूर्ण व्यवस्था होना। तर्कपूर्ण का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी होगी, है वो एक सिस्टम में होगा। जैसे कोई व्यक्ति डेली लेट आता है, वो कह रहा मैं अंगूठे से नहीं लगाऊंगा अपनी हाजिरी, तो फिर मत लगा, जल्द काम कर। ठीक, जब रिजल्ट निकल करके आएगा, पूरे मंथली का पेमेंट बनेगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही बनेगा ही नहीं। अब तुम नौकरी करोगे तो फिर व्यवस्थित व्यवस्था में आपको आना पड़ेगा। दूसरा है उद्देश्यों पर पूर्ण रूप से आधारित। जो पुराना प्रबंध था उसमें क्या होता था कि नहीं, इतना इंतजाम करना ही करना है, लेकिन वर्तमान वाली व्यवस्था में उन्हीं चीज़ों का इंतजाम करना है जिनकी आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता नहीं है उनका इंतजाम नहीं करना है। ओके, और इसके बाद में प्रमाण की आवश्यकता ना होना। अब सब कुछ जब मशीनों पर आधारित है तो उसमें किसी चीज़ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि यह काम हुआ या नहीं हुआ। जैसे एक फोटोस्टेट मशीन से अगर आप 10 फोटोस्टेट निकालते हो और 200 फोटोस्टेट हाथ में है, अब तुम कहो कि नहीं फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो फिर ये प्रिंट कहाँ से आया। तो कुल मिलाकर के प्रमाण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। नवीन विचारधारा पर आधारित जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो नवीन विचारधारा पर आधारित है, नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ओके, भौतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। इसमें जिन जिन संसाधनों की जरूरत होती है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है और उनका पूर्ण रूप से उपयोग भी किया जाता है। ओके, और मानवीय श्रम का पूर्ण उपयोग। इसमें जो ह्यूमन वर्क है उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति के लिए काम ही उतनी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे कि वो अपने मेहनत से अगर काम करेगा तो पूरा काम करके टाइम में दे देगा, और अगर वो मेहनत से नहीं करेगा उसको देर ज़्यादा लगेगी, लेकिन टारगेट तो उसे पूरा करना पड़ेगा। कैसे करेगा वो जाने। तो इस तरह से मानवीय श्रम का पूर्ण उपयोग इसमें होता है। ओके, पहले क्या होता था, पहले घंटे से नौकरी चला करती थी, लेकिन अब टारगेट से चलती है कि इतने टारगेट पे तुमको इतना काम करके देना ही है। अगला है कम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। जब सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं बेटा तो कहीं ना कहीं खर्चा वास्तव में कम हो जाता है और उत्पादन अधिकतम होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, अगर बीकॉम की ऑफलाइन कोचिंग आप लोग ज्वाइन करते हो तो 700-800 रुपये पर मंथ एक नॉर्मली टीचर ले लेते हैं, और ज़्यादा अच्छे जो कोचिंग संस्थान है वो तो 1200 से 1500 रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था में देखिए 6-6 महीने का कोर्स है। कुछ चैनल वाले तो खैर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में करा रहे हैं। 2 कौड़ी के कंटेंट के साथ में मैं भी यहाँ पर बहुत कुछ देखता हूँ, लेकिन अब बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बहुत कम फीस पे आपको अच्छी सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चा भी कम हो रहा है। ओके, तो कम व्यय पर अधिकतम जो रिजल्ट है वो भी प्राप्त हो रहा है। अनावश्यक व्ययों पर रोक, और इसमें जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है इसमें फालतू के खर्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए जो अनावश्यक व्यय होते हैं उन पर रोक भी लगा दी जाती है, यानी जिनका औचित्य नहीं है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पेपर परचेज करना है, क्यों करोगे जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर आधारित है, पेपर का यूज ही नहीं है, खाली खरीदोगे। और शीघ्र व अच्छे परिणाम और वैज्ञानिक प्रबंध तभी तो कारगर है क्योंकि इसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो पहले से ही व्यवस्थित होते हैं, पहले से ही पता होता है यार कि कौन कौन से परिणाम इससे निकल करके आएंगे, और उन्हीं परिणामों के अनुसार रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं, जिससे अधिक से अधिक संतुष्टि मिलती है, और जो प्रबंध करता होता है उसके लिए भी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पर संतुष्टि रहती है कि हाँ मैंने प्रबंध किया और अच्छा गया जो प्रबंध है। इसके बाद में अगला टॉपिक लेकर के आते हैं और वह है वैज्ञानिक प्रबंध के शीर्षक। बहुत सिस्टम से पढ़ाऊंगा, किताब में कहीं पर भी जो डिफिकल्टी आपको महसूस होती है भैया हमारे यहाँ नहीं होगी, हम और जगह की नहीं कह सकते हैं। चलिए, और एग्जाम में भी आपको कंटेंट इतना मिलता है हमारे चैनल पे कि शायद किसी जगह पे नहीं मिलेगा। देखिए अगला टॉपिक, देखिए जो वैज्ञानिक प्रबंध के शीर्षक हैं, हेड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, वो बुक्स में देखो कितने टफ हैं और यहाँ पर अभी आप देखोगे कितने सरल हैं। तो आइए अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वैज्ञानिक प्रबंध
के शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कि जितनी भी बातें होती हैं वैज्ञानिक प्रबंध में वो किन बिंदुओं के अंदर रखी हुई हैं वही उसके शीर्षक कहलाते हैं। जैसे दुनिया में तुम कितनी भी प्रकार से पैसा कमा सकते हो, लाखों प्रकार हैं, ठगी भी करके, माल बेच करके, नौकरी करके, सेवा दे करके, कपड़ा बेच करके, चीनी बेच करके, लोहा बेच करके, ट्यूशन पढ़ा करके, वकालत करके, सारे तरीके से पैसा कमा सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है कि जितने भी कैटेगराइज में तुम कमा रहे हो वो सब 5 शीर्षक के अंतर्गत रखे जाएंगे। या तो वेतन होगा, या व्यापार एवं पेशा होगा, या मकान संपत्ति होगी, या पूंजी लाभ होगा, या अन्य साधनों से आय होगा। तो 5 चीज़ों में व्यवस्थित कर दी। ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध में तमाम क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन उनको निम्न शीर्षकों में व्यवस्थित कर दिया जाता है। और वो शीर्षक कौन कौन से हैं? पहला जो शीर्षक है वह है पहला कि वैज्ञानिक प्रबंध में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले होता है लेखन कार्य, यानी जितना भी आपको प्रबंध करना होता है वो पहले से ही रिपोर्ट बना करके कार्य योजना तैयार की जाती है। तो पहला जो शीर्षक होता है वैज्ञानिक प्रबंध का क्या होता है? लिखना होता है, यानी लेखांकन कार्य होता है। ठीक है। दूसरा होता है इसके अंतर्गत जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है, जिनके पास में अनुभव होता है, जो योग्य लोग होते हैं वो रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। इसके बाद में होते हैं प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य का मतलब सीधा सा है कि जो मैनेजर्स होते हैं फिर उनके लिए उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो पहला लेखांकन कार्य है, दूसरा फिर किसका? प्रबंधकों का कार्य है। और इसके बाद में है तीसरे नंबर पे जब प्रबंधक किसी से कार्य लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? मानवीय श्रम का बेहतर प्रबंध। ये शब्द आपको बहुत अजीब सा लगेगा, बेहतर प्रबंध। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा ट्रेंड वाले व्यक्ति के साथ में थोड़ा सा कम ट्रेंड व्यक्ति लगा दीजिए, वो उसको देख देख करके और खुद भी ट्रेंड हो जाएगा। और जो ज़्यादा ट्रेंड वाला है वो दूसरे वाले से जब काम लेगा, वो कहीं गलती करेगा तो उसको बताता रहेगा। तो ये चीज़ें किस में है? वैज्ञानिक प्रबंध में तो चल रही। तुम बुद्धू बुद्धू 2 को एक स्थान पर कर दो, होशियार होशियार 2 को एक स्थान पर कर दो, तो समझ लो उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक ज़्यादा ट्रेंड के साथ कम ट्रेंड, ज़्यादा ट्रेंड के साथ कम ट्रेंड लगा दीजिएगा, बहुत झक्कास उत्पादन होगा। क्योंकि कम ट्रेंड वाला हल्की सी भी गलती करेगा तो जो ट्रेंड वाला है बता देगा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है तेरे को। तो वहां से क्या होता है कि जो मानवीय श्रम है उसका बेहतर रूप से क्या होता है? प्रबंध होता है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे आता है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का उपयोग। वैज्ञानिक प्रबंध में यह भी कहा गया है कि कार्य के अनुसार नहीं, जो मजदूरी है कार्य के अनुसार और योग्यता के अनुसार देनी चाहिए। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का मतलब यह होता है कि काम तो एक ही होगा लेकिन उसकी जो मजदूरी होगी वो अलग अलग होगी। अब ये क्या चीज़ होती तुम सोचोगे, कतई अलग है। जैसे जो भी बीकॉम के टीचर्स पढ़ाते हैं, यार पढ़ाते तो एक ही जैसे सब्जेक्ट हैं लेकिन सबका पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग अलग होता है। कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत सरल बात बता के और वही चीज़ तुम्हारे माइंड में सेट कर देंगे, और बहुत से टीचर ऐसे होंगे जो एकदम किताबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सरल को भी क्या है टफ बना देंगे। तो अब दोनों के लिए जब पेमेंट का नंबर आता है तो जाहिर सी बात है कि भाई देखो जो दूसरे के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, कहीं ना कहीं एफर्ट करेगा, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें देगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर बेहतर पेमेंट भी मिलेगा। तो सेम यहाँ पर उत्पादन में होता है। भाई बना रहे, जैसे चेयर्स बना रहे हैं, मजदूर हैं, कुर्सियां बना रहे हैं। अब कुर्सियां बना रहे हैं तो एक व्यक्ति है जिसकी बनाने की जो कलाकारी है, क्वालिटी है, बहुत अच्छी है, वो नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। एक दूसरा है बनाता तो है लेकिन अगर 10 कुर्सियां बनाएगा तो एक आध तो खराब कर ही देगा। तो कुल मिलाकर के दोनों का काम तो कुर्सियां बनाने का है, लेकिन जो नुकसान कर रहा है उसका, जो कुर्सी खराब हुई उसका खर्चा कौन झेलेगा है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस पर भी तो डालना चाहिए। तो यही बन जाती है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रयोग। 5वें नंबर पे कार्य का वितरण।
कार्य का वितरण। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका पांचवा जो शीर्षक है वो है कार्य का वितरण। कार्य का वितरण का मतलब यहां पर सीधा सीधा है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए कितना कार्य करना है, किस कैटेगरी कार्य करना है, कब तक कार्य करना है, टाइमिंग क्या होगी, रिजल्ट देना है, रिपोर्ट बनाना है। तो उस सब चीजों को प्लानिंग में ले लिया जाता है और जिसकी वर्क प्लानिंग मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसके परिणाम हैं वो भी बड़े बेहतर ढंग से होंगे। तो ये जो अगला हमारा कार्य का वितरण है ये एक अच्छा पॉइंट है। और आगे छठे नंबर पे कुशल लेखांकन प्रणाली। इनके अंतर्गत जो लेखांकन प्रणाली अपनाई जाती है वो कुशल का मतलब होता है ऐसी जिसमें सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित होती हैं, उसमें सारे जो सोर्स हैं वो सब मिले हुए होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कहीं छुपा हुआ हो। तो इस तरह से जो कुशल लेखांकन प्रणाली है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? वैज्ञानिक प्रबंध में। इसके बाद में है 7वें नंबर पे कारखानों का स्वास्थ्यप्रद वातावरण। जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है या जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का तैयार किया जाता है जहां पर मजदूर बीमार ना पड़े, क्योंकि उद्योग धंधों में गंदगी तो होती है और उस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई का इतना इंतजाम किया जाता है, मशीनें चलती हैं, उनसे कोई व्यक्ति जख्मी ना हो जाए। तो उन सब के लिए क्या होता है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जहां पर कुल मिलाकर के जो एटमॉस्फेयर है वो स्वास्थ्यप्रद हो, जो मनोरंजन के साधन भी हो, वायु का आवागमन भी अच्छा हो, पर्याप्त मात्रा में लाइट प्रकाश व्यवस्था हो। ओके, तो कारखानों का जो वातावरण है वो कैसा है? स्वस्थ होना चाहिए। और इसके बाद में 8वें नंबर पे एक शब्द याद रखोगे, 8 अधिकारियों वाली, 8 अधिकारियों वाली योजना। ये फिक्स्ड है, ये इसकी केवल हेडिंग याद रखो, 8 अधिकारियों वाली योजना। ये एक वैज्ञानिक प्रबंध में एक विशेष रूप से बताई गई थी कि अगर किसी भी हमें लक्ष्य पे पहुंचना है तो उसके लिए मैनेजमेंट तो बेहतर करना ही होगा, इसके साथ साथ में उसमें न्यूनतम 8 अधिकारी होंगे और उनका अपना अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके आधार पे परिणाम प्राप्त होंगे। ओके, और 9वें नंबर पे श्रम संघों से विचार विमर्श। देखो, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके भी नेता लोग होते हैं, तो कहीं पर श्रमिकों पे कोई दबाव आ रहा है, श्रमिकों में असंतोष है, वो हड़ताल पर, तालाबंदी पर करने पर अगर उतारू हैं, तो इन सब चीज़ों में उनके बीच बीच में जो नेता लोग होते हैं उनसे विचार विमर्श भी किया जाता है कि भैया बताओ तुम्हारे श्रमिकों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से उनके जो विचार होते हैं वो भी लिए जाते हैं। अगर वो अपनी जगह पर सही होते हैं तो सुधार भी किया जाता है, और अगर उनमें कहीं पर कोई कमी होती है तो उनको सजा भी देने का प्रयास किया जाता है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के श्रम संघों से विचार विमर्श भी किया जाता है। और 10वें नंबर पे मानसिक परिवर्तन। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें जो मेंटालिटी है, ठीक है, मानसिक बातें हैं, उनके लिए भी चेंज करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बहुत से मजदूर लोग होते हैं, वो सोचते देखें उत्पादन नहीं करेंगे, आ गए हैं तो भैया कहीं ना कहीं पर इन्हें तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के उनको उस धारा से अलग मोड़ना कि भाई तुम काम नहीं करोगे, चलो तब भी अगर वेतन देना पड़ेगा तो क्यों ना यार तुम काम ही करो, जिससे इस संस्था को फायदा होगा, तो तुम्हारा कम से कम आगे आने वाले समय में वेतन बढ़ेगा। तो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मानसिक परिवर्तन। ओके, और दूसरी चीज है 11वें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। ओके, जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यहां पर है कि जो वैज्ञानिक टेक्निक्स हैं, वैज्ञानिक तकनीकियां हैं, जिसमें निश्चित नियम, कायदे, कानून इत्यादि हैं, उनका जब पालन किया जाता है तो इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं जो प्रबंध व्यवस्था है वो और बेहतर जाकर के बनती है। आगे है 12वें नंबर पे वैज्ञानिक प्रबंध के
सिद्धांत। ओके, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का मतलब है कि सिद्धांत का मतलब सीधे सीधे उन कानूनों से, उन कायदों से, उन नियमों से, उन विचारधाराओं से है जो एकदम सही हैं और लंबे समय से चली आ रही हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए जितना कार्य करना होगा उतना ही उसके पास में अनुभव आता चला जाएगा। तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक सिद्धांत ही तो है कि भैया ज़्यादा काम करने से अनुभव आता है। ओके, तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा ट्रेंड होते हुए चले जाओगे। ये बात सत्य है। किसी भी बुक को आप 5 बार पढ़ना, 5 बार आपके समझ में कुछ ना कुछ अलग ढंग से आएगा। तो ये सब चीज़ें एक प्रबंध के साथ साथ में वैज्ञानिक तत्वों पर भी आधारित होती हैं और जिनके परिणाम बहुत अच्छे निकल करके आते हैं। ओके, और इसके बाद में 13वें नंबर पे श्रेष्ठ सामग्री का प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंतर्गत एक बात कही गई कि जितना, कहते नहीं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यानी सामग्री का अगर हम अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर निकल करके आता है। वो थोड़े समय को कॉस्टली भले ही हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में लोग उसी चीज़ की डिमांड करेंगे, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये एक बेहतर व्यवस्था होती है श्रेष्ठ सामग्री के प्रयोग की। ओके, तो ये 13 पॉइंट हुआ। 14वां पॉइंट, चलिए 14 ही बहुत हैं, ठीक है। निश्चित परिणामों का होना। देखो, जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें क्या करेंगे तो क्या परिणाम निकल करके आएंगे, ये पहले से ही निश्चित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको किसी काम पे लगाते हैं तो काम पर लगाने से पहले ही ये पता होता है कि 2 बजे तक या 3 बजे तक, 4 बजे तक वो कितना काम कर लेगा। तो उसमें परिणाम पहले से ही होते हैं। अब अगर तुमको पहले से परिणाम ही पता नहीं होंगे तो तुम उस पर डिपेंड होगे, वो तुम पे थोड़ी नहीं डिपेंड होगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध कहाँ रहा? वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ही समझ लो कि कुछ कहना भी ना पड़े और काम भी उतना ही हो जाए। यही कहलाता है हमारा क्या? वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो शीर्षक हैं, जो हेड्स हैं, जो विशेष बातें हैं वो यही हैं। क्या है? पहला है लेखन कार्य, दूसरा है प्रबंधकीय कार्य, तीसरा है मानवीय श्रम का बेहतर प्रबंध, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का उपयोग, कार्य का वितरण है, कुशल लेखांकन है, कारखानों का स्वास्थ्यप्रद वातावरण है, आदि अधिकारियों वाली योजना प्रयोग में लानी है, श्रम संघों से विचार विमर्श है, मानसिक परिवर्तन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत और श्रेष्ठ सामग्री का प्रयोग करना है, निश्चित परिणामों पर का निकलना भी इसमें होता है। और इस तरह से ये जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं उसके शीर्षक यहाँ तक हुए। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ओके, वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अनुरोध करेंगे कि एक कमेंट्स हमारे लिए ज़रूर करें कि पढ़ाया हुआ कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं समझ में आ रहा है। ओके, जिससे हमारे लिए ऊर्जा भी मिलती है। तो आइए अब हम आपके लिए समझाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। कौन कौन से लाभ हैं? ओके, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो लाभ हैं वो बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे पहला जो लाभ होता है, सिस्टम से लिखते हुए चले जाएंगे, किताब में तो बहुत टफ होगा, और वो होते हैं नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि। नंबर 2 जो लाभ होता है, कम खर्च होना। नंबर 3 निश्चित परिणाम मिलना। नंबर 4 कर्मचारियों की पूरी क्षमता का प्रयोग। नंबर 5 नवीन तकनीकों का प्रयोग। नंबर 6 स्वयं अभिप्रेरणा मिलना। अगला है 7वें नंबर पे वर्तमान प्रतिस्पर्धा से निपटने में
आसानी। ये ऐसे पॉइंट हैं जैसे वर्तमान प्रतिस्पर्धा में निपटने से आसानी, जैसे कि वर्तमान समय मार्केट में बहुत ज़्यादा मान लीजिएगा कि कंपटीशन है, अब उस कंपटीशन से निपटोगे कैसे, दूसरे लोगों से आगे निकलोगे कैसे, तो वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाओगे तो जाहिर सी बात है कि सब में एक दूसरे में कंपटीशन फैला हुआ है, तो वहाँ से क्या होगा कि हम एक दूसरे से आसानी से निपट सकते हैं। तो ये जो होता है वर्तमान प्रतिस्पर्धा से निपटने में आसानी, एक बहुत अच्छा ये विकल्प होता है। और इसके बाद में है निर्यातों में वृद्धि, जिन माल के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें भी वृद्धि होती है, निर्यातों में वृद्धि। ओके, और 9वें नंबर पे जो आता है निकल करके वह होता है लागत मूल्यों में कमी। ऊपर तो नहीं आया अभी, लागत मूल्यों में कमी। और अगला है संसाधनों का उचित प्रयोग। ठीक है, 10 ही पर्याप्त हैं। 10 लाभ अगर लिख दोगे तो समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी हानियां भी हैं। हानियां कौन कौन सी हैं? समय की बर्बादी, अधिक व्यय होना, कठोर नियम, कर्मचारियों में असंतोष, और वर्तमान फिजूल खर्ची, ठीक है, और निराधार आवश्यकताएं, ठीक है, और छोटे व्यापारों के लिए अनुकूल ना होना, ये इसकी क्या है, कुछ कमियां भी हैं। लेकिन फिर भी लाभ अधिक हैं और अच्छे हैं। लाभों को एक बार और देख लेंगे कि उत्पादन में वृद्धि होती है, कम खर्च होता है, निश्चित परिणाम मिलते हैं, कर्मचारियों की पूरी क्षमता का इसमें प्रयोग होता है, नवीन तकनीकियों का प्रयोग होता है, स्वयं प्रेरणा मिलती है, वर्तमान प्रतिस्पर्धा से निपटने में आसानी रहती है, निर्यातों में वृद्धि होती है, लागत मूल्यों में कमी आती है, संसाधनों का उचित प्रयोग भी होता है। तो इस तरह से ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का चैप्टर है इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हो हैं, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो पूछ ली, इसके शीर्षक पूछ लिए, इसके लाभ पूछ लिए और हानियां पूछ ली। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कॉमर्स विद संजीव सर में, और आज मजा आ जाएगा। मैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में भी है, बीकॉम सेकंड ईयर में भी है, कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम फाइनल में भी है, उसके लिए चैप्टर नंबर 4 लेकर के आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे चाहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, आता जरूर है। क्योंकि जब जब वैज्ञानिक प्रबंध का नाम आता है तो इसमें बच्चे सोचते हैं कि किसी वैज्ञानिक द्वारा प्रबंध किया गया है क्या, और इसमें कुछ प्रबंध का तरीका कुछ अलग होता है क्या। तो इन बातों में यहां पर वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उनको जनक माना गया है, और उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई हैं जो आज आपके साथ में शेयर होंगी। किताब की अपेक्षा बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपके लिए चैप्टर पूरा डन कराएंगे इस क्लास के माध्यम से, और आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी बुक से पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। बस शुरू से लेकर के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें। और ये व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत या बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम, बीबीए, एमबीए सब में है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है ये, और वैज्ञानिक प्रबंध जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपको कहीं पर वैज्ञानिक प्रबंध दिखे तो आप एक शब्द याद रखेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, ये इसके कौन हैं? जनक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को डेवलप किया। अब इन्होंने क्यों किया, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले जो पहला टॉपिक लेंगे वह लेंगे वैज्ञानिक प्रबंध से आशय, यानी इनका मतलब क्या था। जो वैज्ञानिक प्रबंध इन्होंने एक शब्द दिया, तो वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। वैज्ञानिक का मतलब विज्ञान के नियमों से है, और प्रबंध का मतलब व्यवस्था करने से है, मैनेजमेंट करने से है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको सीधे सीधे समझाना है कि जब हमारे लिए कोई भी उद्देश्य का निर्धारण करना हो, ओके, क्या हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है, इस उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है? प्रबंध करना होता है। और फिर जब प्रबंध नियमों के अनुसार हो, किसके? नियमों के अनुसार, कैसा हो? व्यवस्थित हो। ओके, और उस व्यवस्था के तहत ही उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? वैज्ञानिक
प्रबंध कहलाती है। अभी समझ में आएगा ये। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और बहुत अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके लिए मान लीजिएगा कि बैंक की जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि बैंक की जॉब के लिए जाहिर सी बात है कि कई चीज़ों का प्रबंध करना होगा। कोचिंग का प्रबंध करना होगा, सिलेबस का प्रबंध करना होगा, एक अच्छे टीचर का प्रबंध करना होगा, पढ़ाई के लिए एक एकांत जगह का प्रबंध करना होगा, स्टडी मटेरियल का जगह प्रबंध करना होगा, और जो पहले से पेपर हो चुके हैं उनका प्रबंध करना होगा, जो लोग पहले से सफल हो चुके हैं उनसे मिलना होगा। ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में चल रही हैं। इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। अब ये प्रबंध एक नियमानुसार हो है, कहां पर किसकी जरूरत है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, तो ये ऐसा करने से क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य मिलना आसान हो जाते हैं, और इस तरह का किया गया प्रबंध ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा ये स्पष्ट करती है, क्या स्पष्ट करती है कि वर्तमान समय में पहले से बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो वर्तमान समय में जितने भी चेंजेस आए हैं, समय का परिवर्तन हुआ है, जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें भी बहुत कुछ बदला है। इन सब के साथ में उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब भी कोई व्यवस्था की जाती है तो एक निश्चित नियमों के अनुसार, एक तकनीकी के अनुसार ही की जाती है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। और वैज्ञानिक प्रबंध की जो विचारधारा थी वो दी थी W.F. टेलर ने। ओके, तो जो W.F. टेलर हैं उनको इसीलिए जनक माना जाता है। कई बार ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही जल्दी रख दिया जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों में से कोई ना कोई एक सही होता है, जिसमें F.W. टेलर का ही नाम होता है। ओके, हेनरी फ्योल का भी दे देते हैं, हेनरी फोर्ड का भी दे देते हैं, जैसलमेर का भी दे देते हैं, लेकिन सही ऑप्शन इसका F.W. टेलर ही निकल करके आता है। ओके, और इसके साथ साथ में एक सेकेंड,